गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। लास्ट से हम लोगों ने आपका चैप्टर 5 स्टार्ट किया था, जो कि आपका है चैप्टर 5 सेल से रिलेटेड है। ठीक है, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। सो इसमें हम लोगों ने देखा था कि सेल्स होती क्या है एंड हिस्ट्री ऑफ सेल्स देखी थी कि कौन कौन से साइंटिस्ट ने क्या क्या बताया था सेल्स के बारे में। आज हमको देखना है कि जो सेल्स होती हैं उनका स्ट्रक्चर क्या होता है। ठीक है, सो यहाँ पे हम देखेंगे स्ट्रक्चर सॉरी स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल। ठीक है, ये हमारा आज का टॉपिक है। लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था कि आपके जो ऑर्गेनिज्म होते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं एंड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं। सो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म एंड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में मैंने बोला था कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म वो होते हैं जो कि सारे जो लाइफ प्रोसेस हैं उन्हें, जैसे कि आपका रिप्रोडक्शन हो गया, न्यूट्रिशन हो गया, एक्सक्रीशन हो गया, ये सारे प्रोसेस अगर किसी ऑर्गेनिज्म में सिंगल सेल के थ्रू हो रही है देन वो आपका क्या होता है, सिंगल सेल या यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है। एंड आपके मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनमें कि बहुत सारी सेल्स होती हैं डिफरेंट डिफरेंट वर्क करने के लिए, डिफरेंट डिफरेंट जो लाइफ प्रोसेस है उन्हें परफॉर्म करने के लिए डिफरेंट डिफरेंट सेल्स होती हैं। सो वो मैंने आपको बताया था लास्ट टाइम। यहाँ पे आपकी बहुत सी सेल्स होती हैं एंड उनके जो स्ट्रक्चर होते हैं उनके बारे में आज हम पढ़ेंगे। सो मेनली आपका जो सेल्स होता है वो 3 पार्ट में डिवाइड होता है। ठीक है, सेल्स के 3 मेन पार्ट्स होते हैं। आप जो सेल है उसे हम अपनी नॉर्मली जो हमारी आइज है उन्हें डायरेक्टली हम नहीं देख सकते। सेल्स के बारे में स्टडी करने के लिए, उन्हें देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप की ज़रूरत होती है, क्योंकि इनका जो साइज़ होता है वो काफ़ी ज़्यादा स्मॉल होता है, बहुत ही छोटे साइज़ के होते हैं सेल्स। सो यहाँ पे सेल्स के हम स्ट्रक्चर के बारे में देखेंगे कि कैसे होते हैं जो सेल्स होती हैं। तो सेल्स यहाँ पे क्या होंगे, आपके सेल्स जो होती हैं उनमें 3 मेन पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट वन इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन, फर्स्ट वन इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेकेंड वन इज न्यूक्लियस, second one is nucleus and third one is cytoplasm. ठीक है, थर्ड वन क्या हो गया, साइटोप्लाज्म। ये कुछ कॉमन स्ट्रक्चर्स हैं जो कि होते हैं सारे सेल्स में। सारे सेल्स मतलब आपके जो सेल्स होती हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म में सेल्स होती हैं। सो प्लांट सेल अलग टाइप की होती है, एनिमल सेल्स डिफरेंट टाइप की होती हैं। एंड एनिमल्स या प्लांट्स में आपके जो डिफरेंट डिफरेंट वर्क्स होते हैं उसके अकॉर्डिंग डिफरेंट डिफरेंट टाइप की सेल्स होती है। सो उन सारी सेल्स में जितनी भी सेल्स हैं उन सब में ये 3 पार्ट्स मिल रहे होते हैं हमें। फर्स्ट वन इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेकेंड वन इज न्यूक्लियस होता है एंड साइटोप्लाज्म। ये तीनों चीजें आपकी कोई भी सेल हो, किसी भी टाइप की सेल हो, उन सब में ये 3 पोर्शंस होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम सबसे पहले पढ़ लेते हैं अबाउट द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख लेते हैं आपके जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो एक्चुअल में है क्या। कुछ पॉइंट्स राइट डाउन कर लेते हैं हम अबाउट द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो क्या हो जाएगा, दिस इज द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द सेल्स, दिस इज द आउटर मोस्ट कवरिंग
This is the outermost covering of the cell that separates the content of the cell from its external environment. From its external environment. Sorry. ठीक है, तो सबसे पहले आपका जो सेल मेम्ब्रेन होता है वो क्या होता है? दिस इज द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द सेल. ठीक है, ये क्या होता है? एक आउटर मोस्ट कवर होता है सेल का, जिससे कि आपकी जो सेल है उसकी एक बाउंड्री वॉल कह सकते हो आप, वो बन रही होती है. ठीक है, इससे हमें पता चल रहा होता है कि एक सेल है आपका, सिंगल सेल है. सो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये एक कवर होता है सेल का. ठीक है, कवरिंग ऑफ सेल होता है दैट सेपरेट द कंटेंट ऑफ द सेल फ्रॉम द एक्सटर्नल इन्वायरमेंट. ठीक है, फ्रॉम द एक्सटर्नल इन्वायरमेंट. ठीक है, तो वो आपका ये किस टाइप का कवरिंग पोर्शन होता है, कैसे कवर कर रहा होता है? तो जो भी आपके कंटेंट होते हैं, सपोज कोई मटेरियल है. ठीक है, सपोज हमने ले लिया एक बॉक्स. सो बॉक्स की जो वॉल होती है वो आपका क्या हो गया? सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गई. इन बॉक्स के अंदर आपका जो भी मटेरियल फील्ड है वो क्या हो गया? कंटेंट. सो ये जो आपका जो सेट से जो बॉक्स है वो अंदर जो भी मटेरियल फील्ड है उसे बाहर के एनवायरनमेंट से सेपरेट करके रख रहा होता है. सेम एज जो आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो कवर कर रही होती है सेल को, जो कि उसके अंदर के जो भी कंटेंट है उन्हें बाहर के एनवायरनमेंट से डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आने दे रही होती. वो बाहर के एनवायरनमेंट एंड जो आपका सेल कंटेंट्स है, जो भी सेल के अंदर मटेरियल फील्ड है, उसे क्या करती है? सेपरेट करके रख रही होती है. ठीक है, सो नेक्स्ट पॉइंट अबाउट दी प्लाज्मा मेम्ब्रेन. क्या हो जाएगा यहाँ पे? आप द प्लाज्मा मेम्ब्रेन अलाउ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन allow or permit the allows or permit the entry and exit of some materials
in or out in and or sorry in and out of this cell. Of the cell ठीक है. सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, द प्लाज्मा मेम्ब्रेन अलाउ और परमिट द एंट्री और एग्जिट ऑफ सम मटेरियल्स इन एंड आउट ऑफ द सेल. जो आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो ऐसा नहीं है कि इन्वायरमेंट जो आपका इन्वायरमेंट है उसमें से या जो सराउंडेड एरिया है जिसका सेल का उसमें से और जो आपका मटेरियल है कंटेंट है सेल का उसमें से कोई भी चीज़ें अंदर या बाहर नहीं हो रही होती हैं. ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो कुछ सेलेक्टिव मटेरियल्स को ठीक है कुछ सेलेक्टिव मटेरियल्स की एंट्री करवा रहा होता है एंड उसे एग्जिट कर रहा होता है सेल से. ठीक है. तो ये जो आपकी मेम्ब्रेन होती है ये क्या है, कुछ सेलेक्टिव मटेरियल्स को इन एंड आउट कर रहा होता है सेल्स में से. बाकी सारे के सारे मटेरियल्स नहीं बट कुछ सेलेक्टिव मटेरियल्स जो एसेंशियल होते हैं जिनकी प्रोसेस हो रही होती है. आगे मैं आपको डिटेल में बताऊंगी क्या होते हैं वो मटेरियल्स. तो कुछ सेलेक्टिव मटेरियल्स को अंदर और बाहर ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन कर रही होती है. ठीक है. कुछ आपके सेलेक्टिव मटेरियल्स हैं जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन से सेल के अंदर एंड सेल के अंदर से प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू सेल के बाहर आ जा रहे होते हैं. इसीलिए ये जो आपकी सेल मेम्ब्रेन ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है इसे हम क्या बोल रहे होते हैं, सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन. ठीक है. इसीलिए जो आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन है इसे हम सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन भी कह रहे होते हैं. ठीक है. सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन क्यों बोल रहे होते हैं, क्योंकि कुछ सेलेक्टेड मटेरियल्स को ही ये अंदर एंड बाहर आने जाने दे रहा होता है. इसलिए इसे हम क्या बोलते हैं, सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन. ठीक है. देन तो आपका कौन सा मटेरियल है जो कि सेल के अंदर एंड बाहर आ जा रहा होता है. तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन. ठीक है. कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन ये दोनों गैसेस सेल में ये जो आपकी मेम्ब्रेन है प्लाज्मा मेम्ब्रेन इसके थ्रू सेल के अंदर एंड बाहर आ जा सकते हैं. कैसे आ जा सकते हैं, यहाँ पे डिपेंड कर रहा होता है कॉन्सेंट्रेशन पे प्रोसेस हो रही होती है. यहाँ पे कौन सी, डिफ्यूजन की. ठीक है. डिफ्यूजन की प्रोसेस होगी. सो यहाँ पे देख लीजिए आप डिफ्यूजन क्या होता है. डिफ्यूजन आप पहले देख लीजिए कि क्या होता है. सो उससे आपको क्लियर होगा कि कैसे ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड इन एंड आउट हो रही होती है सेल में से. क्या हो जाएगा यहाँ पे, डिफ्यूजन की प्रोसेस क्या हो जाएगी, डिफरेंस ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ concentration of substance या gaseous substance.
क्या हो जाएगा, डिफरेंस, ठीक है, डिफरेंस ऑफ concentration of substance inside and outside the cell outside the cell ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सब्सटेंस मूव आउट दिस सेल, यहाँ पे क्या हो जाएगा, सब्सटेंस आउट दी सेल फ्रॉम their region of higher concentration to region of from region of their higher concentration from region of their high concentration high concentration to the region of low concentration. ठीक है, ये हो गया आपका। तो यहाँ पे बात कर रहे होंगे हम किसकी, यहाँ पे बात कर रहे हैं हम कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन की। सो डिफ्यूजन कौन से प्रोसेस होती है, जहाँ पे जो भी आपका सब्सटेंस है, सब्सटेंस अपने हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन के साइड में मूव हो रहा होता है। ठीक है, सो ये आपकी जो प्रोसेस है वो क्या कहलाती है, डिफ्यूजन कहला रही होती है। ठीक है, डिफ्यूजन कौन सी प्रोसेस है, जहाँ पे कोई भी सब्सटेंस अपने हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन के साइड में क्या हो जाता है, मूव हो रहा होता है। वो प्रोसेस आपकी क्या कहलाती है, डिफ्यूजन। तो यहाँ पे जो आपकी सेल्स होती हैं, ठीक है, जो आपकी क्या है, सेल है, सेल में आपका प्रोसेस हो रहा होता है कौन सा, यहाँ पे जो फूड मटेरियल है, या यहाँ पे कंसंट्रेशन किसका, कार्बन डाइऑक्साइड का ज्यादा होता है एज कंपेयर टू देयर सराउंडेड एरिया। ठीक है, सेल्स का जो सराउंडेड एरिया होता है उसके कंपेयर में कार्बन डाइऑक्साइड का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो सेल में ज्यादा होगा। तो सेल अब यहाँ पे डिफ्यूजन के प्रोसेस के थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड सेल से बाहर निकल रही होती है। ठीक है, डिफ्यूजन के प्रोसेस के थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड क्या होगी, सेल से बाहर निकल रही होती है, क्योंकि जो सेल्स है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है एज कम्पेयर टू देयर सराउंडेड एरिया। उसकी सराउंडिंग में जो एरिया है या जो एटमॉस्फेयर है सेल्स के सराउंडिंग में, वहां पे कार्बन डाइऑक्साइड का जो अमाउंट होता है वो क्या होता है, कम होता है। इसलिए अब कार्बन डाइऑक्साइड अपने हाई कॉन्सेंट्रेटेड रीजन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन रीजन की साइड में क्या करता है, मूव कर रहा होता है। ठीक है, जिसके कारण से सेल से कार्बन डाइऑक्साइड क्या होती है, बाहर निकल जा रही होती है। एंड जो आपका क्या होता है, ऑक्सीजन,
ठीक है, जो कि क्या होती है ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन का जो क्या होता है, ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है सेल के सराउंडेड ज़्यादा होता है, ठीक है, इसलिए एंड सेल में ऑक्सीजन का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो क्या होगा, कम होगा, जिसके कारण से ऑक्सीजन आपका हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर रीजन ऑफ कॉन्सेंट्रेशन की साइड में मूव कर रहा होगा। यही रीजन होता है कि आपका डिफ्यूजन के थ्रू, कि डिफ्यूजन में क्या होता है, मटेरियल आपका जो भी सब्सटेंस है वो अपने हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की साइड में मूव कर रहा होता है। सो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होगा सेल्स में एंड ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होगा सेल के बाहर, आउटसाइड द सेल। तो सेल्स से आपका जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो बाहर निकल रहा होता है, जो कि उसके सेल्स के सराउंडेड जो एरिया है वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट कम है, इसलिए कार्बन डाइऑक्साइड अपने हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की साइड में मूव करेगी, दैट मीन सेल के अंदर से बाहर निकल रही होगी। एंड ऑक्सीजन का अमाउंट सेल के बाहर ज़्यादा होता है, इसलिए ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड वो कहाँ है, सेल के बाहर, एंड सेल के अंदर ऑक्सीजन का जो अमाउंट है वो कम होता है। सो ऑक्सीजन आपका हायर रीजन ऑफ कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेटेड हायर कॉन्सेंट्रेटेड रीजन से लोअर कॉन्सेंट्रेटेड रीजन के साइड में मूव करेगा, तो जो ऑक्सीजन है वो सेल के बाहर से उसके अंदर साइड में मूव कर रहा होता है, ठीक है। ये जो प्रोसेस होती है गैस के एक्सचेंज होने की, ठीक है, गैसेस आपकी जो गैसेस होती हैं कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन, उसका जो मूवमेंट होता है सेल्स में वो कौन से प्रोसेस के थ्रू हो रहा होता है, डिफ्यूजन। सो आपकी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड को मूव कर रही होती है, उसके मूवमेंट के इसमें जो कार्बन डाइऑक्साइड है ऑक्सीजन वो आपका जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसमें से मूव हो रही होती है, अंदर बाहर आ जा रही होती है। रीजन क्या होता है, वहाँ पे कौन से प्रोसेस के थ्रू हो रही होती है, आपका जो मूवमेंट है गैसेस का कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन का वो डिफ्यूजन प्रोसेस के थ्रू यहाँ पे हो रहा होता है, ठीक है। एंड जो आपका प्रोसेस है सेकंड क्या, फ्लूइड मटेरियल जो होता है, ठीक है, जैसे कि वाटर हो गया, वहाँ पे जो आपका फ्लूइड मटेरियल है उसका कॉन्सेंट्रेशन, उसमें जो प्रोसेस होती है वहाँ पे फ्लूइड मटेरियल अंदर या बाहर आने जाने की जो प्रोसेस होती है उसे क्या कहते हैं, ऑस्मोसिस, ठीक है। सो ऑस्मोसिस क्या होता है, ऑस्मोसिस क्या होगा, ऑस्मोसिस आपकी क्या प्रोसेस होती है, द मूवमेंट ऑफ वाटर अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज ऑल्सो अफेक्टेड बाय द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिसॉल्व इन वाटर। दस ऑस्मोसिस इज अ पैसेज ऑफ वाटर फ्रॉम द, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑस्मोसिस इज द passage of water from a region of high water concentration of higher water concentration through the selectively permeable membrane selectively permeable membrane
a region of low, to a region of low water concentration, water concentration till equilibrium, till equilibrium is raised. ठीक है, तो ऑस्मोसिस कौन सी प्रोसेस है? ऑस्मोसिस आपकी प्रोसेस होती है जहाँ पे वाटर अपने हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की साइड में मूव कर रहा होता है थ्रू दी सिलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन। ठीक है, सेल्स की हम बात कर रहे हैं, तो सेल्स की जो आपकी सिलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन होती है वो क्या होती है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू वाटर अपने हाई कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की साइड में क्या कर रहा होता है? मूव कर रहा होता है। ये जो प्रोसेस होती है इसे हम क्या बोल रहे होते हैं? ऑस्मोसिस। ठीक है, ऐसे जनरली आप भी ऑस्मोसिस की प्रोसेस हो रही होती है, वो कहाँ पे हो रही होती है? सेमी परमेबल मेम्ब्रेन बोलते हैं, जिसमें कुछ सेलेक्टिव मटेरियल से आपके सॉल्वेंट पार्टिकल्स मूव कर रहे होते हैं। ठीक है, वाटर आपका सॉल्वेंट मटेरियल है, तो ये ऑस्मोसिस की प्रोसेस सेल्स के अलावा अदर सब्सटेंसेस में भी बहुत सारी चीज़ों में हो रही होती है। तो वहाँ पे यहाँ पे जो हम लोगों ने सिलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन टर्म यूज किया, उसकी जगह पे वहाँ पे हम क्या बोलेंगे? सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, उसके थ्रू हो रहा होता है। सो यहाँ पे आपका कुछ एक्सपेरिमेंट्स दे के रखे हुए हैं या फिर बता रहा है कि अगर हम कोई सेल को, किसी भी सेल को क्या करेंगे? एक मीडियम में रख रहे होंगे, ठीक है, जो कि क्या है? यहाँ पे वाटर का कंसेंट्रेशन क्या होगा? हायर होगा एज कंपेयर टू सेल। सपोज ये आपकी क्या है? सेल है, यहाँ पे वाटर का कंसेंट्रेशन क्या है? ज्यादा है, किसके कंपेयर में? सेल के कंपेयर में। ठीक है, सेल में वाटर का अमाउंट क्या होगा? कम होगा, एंड जो आपका सराउंडेड है जिसपे आप डाल के रखे हो सेल को, वहाँ पे सेल वाटर का कंसेंट्रेशन क्या है? ज्यादा है। फिर यहाँ पे जो मूवमेंट है वाटर का वो कहाँ पे होगा? हायर रीजन टू लोअर रीजन की साइड में। तो कम कंसेंट्रेशन कहाँ पे है? सेल में है। ज्यादा कंसेंट्रेशन कहाँ पे है? ये जो आप कंटेनर लेके रखे हो। तो यहाँ पे मूवमेंट जो होता है वो इनसाइड दी सेल हो रहा होता है। ठीक है, वाटर का मूवमेंट कहाँ पे हो रहा होता है? सेल के अंदर की साइड में, जिसके कारण से आपकी जो सेल है वो थोड़ी सी क्या हो जाएगी? स्वेल हो जाएगी। ठीक है, फूली हुई दिखने लग जाएगी। तो ये आपकी जो सेल्स होती हैं वो स्वेल हो जाएंगी। ठीक है, एंड यहाँ पे आपका ये जो सोल्यूशन है इसे हम क्या बोल रहे होते हैं? हाइपोटोनिक सोल्यूशन। ठीक है, हाइपोटोनिक सोल्यूशन का क्या मीनिंग होता है? अगर आपके दो सोल्यूशंस दे के रखे हुए हैं, सोल्यूशन को हम क्लासीफाई कर रहे होते हैं, कंपेयर कर रहे होते हैं, तो अगर कहीं पे भी 2 सोल्यूशंस हैं एंड वहाँ पे आपका जो सोल्यूशन होगा क्या? कम कॉन्सेंट्रेटेड होगा, उसे हम क्या बोलते हैं? हाइपोटोनिक सोल्यूशन। जो ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन होता है उसे हम क्या बोलते हैं? हाइपोटोनिक सोल्यूशन बोल रहे होते हैं। एंड जिन 2 सोल्यूशंस के कॉन्सेंट्रेशन सेम होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? आइसोटोनिक सोल्यूशंस। ठीक है, तो यहाँ पे आपका हाइपोटोनिक सोल्यूशन है, सोल्यूशन हाइपोटोनिक है। यहाँ पे हम ये भी कह रहे हैं कि वाटर का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है, एंड मैं ये बोल रही हूँ कि हाइपोटोनिक सोल्यूशंस आपके होते हैं जहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा? आपका जो सोल्यूशन है वो कम कॉन्सेंट्रेटेड होगा। तो इसका मीनिंग क्या है? आपका कोई भी सोल्यूशन तब ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड होगा जब वहाँ पे सॉल्यूट का अमाउंट ज़्यादा डिसॉल्व होता है। ठीक है, एंड वाटर का कॉन्सेंट्रेशन, वाटर आपका क्या है? आपका ये क्या है? सॉल्वेंट। ठीक है, वाटर इज अ सॉल्वेंट। तो सॉल्वेंट का अमाउंट ज़्यादा है यहाँ पे, इसलिए ये क्या हो गया? हाइपोटोनिक सोल्यूशन। ठीक है, अगर किसी भी सोल्यूशन में सॉल्वेंट का अमाउंट ज़्यादा है देन जो सोल्यूशन आपका वो लेस कॉन्सेंट्रेटेड हो जाएगा। ठीक है, एंड अगर
किसी भी सोल्यूशन में हम ज़्यादा सॉल्यूट डिजॉल्व करते जा रहे हैं, वहाँ पे सॉल्युबल जो आपके सॉल्वेंट है उनका अमाउंट कम हो रहा है, देन जो सोल्यूशन है वो मोर कॉन्सेंट्रेटेड हो रहे होते हैं, ठीक है। तो ये आपका क्या है, हाइपोटोनिक सॉल्यूशंस कहला रहा होता है। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में जब हम सेल को डाल रहे होते हैं तो जो वाटर का मूवमेंट है वो इनसाइड द सेल होने लग जाता है, जिसके कारण से आपकी जो सेल्स होती हैं वो थोड़ी सी स्वेल हो जाती हैं, ठीक है। सेकेंड में हम ले रहे हैं सेल। सेकेंड एक्सपेरिमेंट आपका देके रखा हुआ है जहाँ पे सेल एंड जो आप कंटेनर ले रहे हो उसमें दोनों में वाटर का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो क्या है, सेम है। दैट मीन्स आइसोटोनिक सोल्यूशन ठीक है। जब हम किसी सेल को आइसोटोनिक सोल्यूशन में डिप कर रहे होंगे, उसमें उसको डाल रहे होते हैं, देन आपका जो मूवमेंट है वाटर का वो वैसे तो दोनों डायरेक्शन में होता है, आपका इनसाइड एंड आउटसाइड दोनों साइड में हो रहा होगा, बट यहाँ पे जो फाइनली आप देखोगे मूवमेंट ऑफ वाटर वो क्या होगा, नहीं हो रहा होगा, क्योंकि जिस अमाउंट में आपका जो कंटेनर उससे अंदर की साइड में वाटर आ रहा होता है, सेम अमाउंट में सेल से बाहर भी निकल रहा होता है। सो यहाँ पे ये प्रोसेस कंटिन्यूअसली इनसाइड एंड आउटसाइड इक्वली हो रही होती है, इसलिए यहाँ पे सेल को आप देखोगे कुछ टाइम बाद तो इस पर कोई भी चेंज नहीं हो रहा होता है, ठीक है। ये आपका हो गया का, अगर आप हाइपोटोनिक सोल्यूशन ले रहे हो तो आपका जो सेल है वो क्या हो जाएगी, थोड़ी सी स्वेल हो जाएगी, क्योंकि वहाँ पे क्या होगा, वाटर अंदर जा रहा होगा सेल के। सेकेंड, आइसोटोनिक सोल्यूशन में अगर आप डिप कर रहे हो किसको, अगर आप आइसोटोनिक सोल्यूशन में डाल रहे हो सेल्स को कहाँ पे रख रहे हो, आइसोटोनिक सोल्यूशन में, देन यहाँ पे सेल में कोई भी चेंजेस नहीं हो रहे होते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो मूवमेंट ऑफ वाटर है वो दोनों डायरेक्शन में हो रहा होता है एंड इक्वली हो रहा होता है दोनों डायरेक्शन में, ठीक है। आपका जो हाइपोटोनिक सोल्यूशन है वहाँ पे भी हो रहा होगा, बट वहाँ पे मूवमेंट इनसाइड द सेल ज्यादा हो रहा होता है, सेल से बाहर कम अमाउंट में निकल रहा होता है, इसलिए फाइनली अगर हम उसे देखेंगे तो वहाँ पे मूवमेंट जो है वो आपका हमको फाइनली क्या दिख रहा होता है कि बाहर से अंदर की साइड में सेल में वाटर जा रहा होता है, ठीक है। थर्ड, अगर हम डाल रहे हैं सॉल्यूशन को कहाँ पे, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में, सॉरी जो आपकी सेल है उसे हाइपरटोनिक सोल्यूशन में डाल रहे हैं। हाइपरटोनिक का क्या मीनिंग होगा कि यहाँ पे वाटर जो आपका सोल्यूशन है वो मोर कॉन्सेंट्रेटेड है एज कम्पेयर टू सेल, ठीक है। दैट मीन्स कि यहाँ पे वाटर का अमाउंट सॉल्यूशन में कम है एंड सॉल्वेंट में सेल में क्या है, ज़्यादा है, ठीक है। यहाँ पे जो भी हम मटेरियल ले रहे हैं वहाँ पे आपका वाटर का अमाउंट कम है एंड सेल में वाटर का अमाउंट ज़्यादा है, ठीक है। यानी कि आपका जो सोल्यूशन है बाहर आउटसाइड द सेल वो मोर कॉन्सेंट्रेटेड है एंड इनसाइड द सेल जो सोल्यूशन आपका मिक्सचर है, सोल्यूशन है, वो क्या होगा, लेस कॉन्सेंट्रेटेड है। देन मूवमेंट आपका यहाँ पे हो रहा होगा, ठीक है, आउटसाइड द सेल एंड आपकी जो सेल है वो क्या हो जाएंगी, श्रिंक हो जाएंगी, ठीक है। तो जब भी हम सेल्स को किसी भी हाइपोटोनिक सोल्यूशन में डाल रहे होते हैं तो जो आप वहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल्स सेल के अंदर जा रहे होते हैं, जिसके कारण से सेल क्या हो जाएगी, स्वेल हो जाएगी। आइसोटोनिक सोल्यूशन में डालोगे तो कोई भी चेंजेस नहीं हो रहा होता है एंड हाइपोटोनिक सोल्यूशन में डालोगे तो वहाँ पे आपकी जो सेल्स है वो हल्की सी श्रिंक हो जा रही होती हैं, सिकुड़ जा रही होती है, जिसके कारण हमें पता चल रहा होता है कि यहाँ पे वाटर का जो लेवल है वो क्या है, वाटर आपका जो है वो सेल से बाहर की साइड में आ रहा होता है, ठीक है। तो ये आपकी प्रोसेस थी। नेक्स्ट जो आपके टॉपिक्स हैं वो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी। ये प्रैक्टिकल आप घर में करना चाहें तो कर सकते हैं रेजिन्स के थ्रू। आप रेजिन्स को डालो कहाँ पे, वाटर, प्योर वाटर में आप अगर आप डिप करके रखोगे तो वहाँ पे आप कुछ टाइम बाद देखोगे जो रेजिन्स हैं वो क्या होती है, स्वेल हो जाती है, फूली हुई हो जाती है, ठीक है। एंड अगर आपको हाइपरटोनिक सोल्यूशन के बारे में देखना है तो वहाँ पे आप लोगे ग्रेप्स, ठीक है। ग्रेप्स को आप डालोगे, एक बहुत ही ज़्यादा शुगर डिजॉल्व रहेगी वाटर में, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड शुगर सोल्यूशन में जब आप उसे डिप करोगे, उसे डालोगे तो आपका जो ग्रेप्स है वो क्या हो जाएगा, श्रिंक हो जाएगा। सो ये दोनों प्रैक्टिकल आप घर में भी ट्राई कर सकते हो। तो एक बार आप करिएगा जरूर। रेजिन्स वाला बड़ा इजी सा प्रैक्टिकल है। तो रेजिन्स को आप किसी भी कंटेनर में पानी डाल के और उसे उसमें डाल दीजिएगा एंड कुछ टाइम बाद आप देखोगे आपका जो रेजिन्स होती हैं वो स्वेल हो जाएंगी, ठीक है। सो ये प्रैक्टिकल आप घर में ट्राई करिएगा एंड मैंने आपको जो भी आज टॉपिक्स बताए उनमें अगर आपको कहीं भी कोई डाउट है तो उन्हें आप पूछिएगा। ओके, थैंक यू।